नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया और मेरे ख्याल से काफी अहम फैसले पर बात करेंगे। हाँ, ये HDFC बैंक लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य का मामला है। बिल्कुल। और ये मामला सीधा जुड़ा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138, मतलब चेक बाउंस, और धारा 141 से भी, जो कंपनियों के अपराध में डायरेक्टर्स की लायबिलिटी तय करती है। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई अगर कोई कंपनी चेक देती है और वो बाउंस हो जाए तो उसके डायरेक्टर को कब और कैसे जिम्मेदार मानेंगे? क्या सिर्फ शिकायत में लिख देना कि वो डायरेक्टर है ये काफी है, या कुछ और भी बताना जरूरी है? यही मुद्दा था। अच्छा, और ये सवाल उठा क्यों? मतलब इस केस में क्या हुआ था? असल में इस केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक डायरेक्टर थी श्रीमती रंजना शर्मा, उनके खिलाफ केस ही रद्द कर दिया था। ओ, रद्द कर दिया? क्यों? हाई कोर्ट को लगा कि जो शिकायत बैंक ने फाइल की थी उसमें उनकी भूमिका, मतलब उनकी पर्सनल जिम्मेदारी साबित करने वाली ठोस बातें नहीं लिखी थी, धारा 141 के हिसाब से। अच्छा, तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ये देखने के हाई कोर्ट सही था या नहीं? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट को यही तय करना था। तो थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। कहानी क्या थी? एक कंपनी MSR स्क्वायर श्री साई बाबा अभिकरण प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, इस कंपनी ने HDFC बैंक से लोन लिया था। अच्छा खासा, करोड़ों का लोन था। और फिर वो लोन चुका नहीं पाए। अकाउंट NPA हो गया, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और फिर चेक बाउंस हुआ? हाँ, उसी दौरान कंपनी ने बैंक को करीब 6 करोड़, एग्जैक्ट अमाउंट था 6,04,217 रुपए का एक चेक दिया। बाप रे, 6 करोड़ का चेक। हाँ, और वो बाउंस हो गया। हाँ, कारण बताया गया अकाउंट ब्लॉक्ड। तो बैंक ने केस कर दिया होगा ना? बिल्कुल। बैंक ने कंपनी पर और उसके 3 डायरेक्टर्स पे, श्रीमती रंजना शर्मा, उनकी बेटी रचना शर्मा और एक राकेश राजपाल थे, उन पर धारा 38 का केस डाल दिया। ठीक है, लेकिन फिर हाईकोर्ट ने सिर्फ श्रीमती रंजना शर्मा के खिलाफ ही कार्रवाई क्यों रद्द की? मतलब शिकायत में क्या कमी देखी हाईकोर्ट ने? देखिए, हाईकोर्ट को लगा कि शिकायत में सिर्फ बहुत ही जेनेरिक बातें लिखी हैं, जैसे ये कि वो डायरेक्टर हैं और कंपनी के काम देखती हैं। उनको लगा कि इससे उनकी कोई एक्टिव पर्सनल भूमिका साबित नहीं होती, सिर्फ पद पर होने से जिम्मेदारी नहीं आ जाती है ना। हाँ, ये तो सही है। तो शिकायत में लिखा क्या था असल में? कौन सी लाइन पर आपत्ति थी? शिकायत का पैरा 2 था। उसमें लिखा था कि आरोपी नंबर 2 से 4, यानी तीनों डायरेक्टर्स, जिनमें श्रीमती शर्मा भी थीं, वो कंपनी के रोजमर्रा के मामलों, प्रबंधन और कामकाज के लिए जिम्मेदार हैं। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डे टू डे अफेयर्स, मैनेजमेंट एंड वर्किंग। तो ये लाइन काफी नहीं थी हाईकोर्ट के हिसाब से? उनके हिसाब से नहीं, उन्हें लगा ये बहुत स्टैंडर्ड भाषा है। लेकिन क्या सिर्फ यही लिखा था या कुछ और भी था? नहीं, पैरा 3 भी था। उसमें साफ लिखा था कि लोन लेने के लिए कंपनी ने इन्हीं डायरेक्टर्स के जरिए बैंक से संपर्क किया था। सारी बातचीत इन्हीं से हुई थी। ओके। और इससे भी जरूरी, शिकायत के साथ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाए गए थे सबूत के तौर पर। अच्छा, जैसे कंपनी बोर्ड रेजोल्यूशन था। उस रेजोल्यूशन में क्या था? उसमें बाकायदा श्रीमती शर्मा को ऑथराइज किया गया था, मतलब बैंक से बातचीत करना, कंपनी की प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने के लिए डॉक्यूमेंट देना, लोन एग्रीमेंट, गारंटी वगैरह साइन करना, कंपनी की सील लगाना, ये सब करने के लिए। अरे, ये तो काफी स्पेसिफिक है। हाँ, और इतना ही नहीं, जो लोन सैंक्शन लेटर थे उनमें उनकी पर्सनल परफॉर्मेंस गारंटी की भी शर्त थी। पर्सनल गारंटी भी? तो एक तरफ शिकायत में वो लाइन, दूसरी तरफ ये बोर्ड रेजोल्यूशन और पर्सनल गारंटी। हाईकोर्ट ने क्यों नहीं देखा? ये ही सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने इस पहली को कैसे सुलझाया? सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने लैंडमार्क जजमेंट्स का जिक्र किया, जैसे SMS फार्मास्यूटिकल्स वाला केस। हाँ, वो तो बहुत फेमस है। और KK आहूजा वाला भी। कोर्ट ने कहा कि ये धारा 141 जो है वो विकेरियस लाइबिलिटी पर बेस्ड है। सही। मतलब कंपनी के काम के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी। सही। तो कोर्ट ने कहा कि शिकायत में धारा 141 के शब्दों को रटने की जरूरत नहीं है, मतलब वर्ड टू वर्ड कॉपी करना जरूरी नहीं। अच्छा, तो फिर क्या जरूरी है? जरूरी ये है कि शिकायत और उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उन सबको मिला के पढ़ें, और पढ़ने पर पहली नजर में क्या ये लगता है कि ये डायरेक्टर कंपनी के बिजनेस कंडक्ट के लिए इंचार्ज था और जिम्मेदार था? मतलब शब्दों से ज्यादा उसकी मंशा और ओवरऑल पिक्चर देखनी। बिल्कुल सही। कोर्ट ने कहा कि शिकायत में ये कहना कि डायरेक्टर रोजमर्रा के मामलों, प्रबंधन और कामकाज के लिए जिम्मेदार हैं,
ये लाइन और साथ में बोर्ड रेजोल्यूशन जिसमें उनको इतनी पावर दी गई है हाँ। और पर्सनल गारंटी भी। हाँ। इन सब को मिलाकर देखें तो ये धारा 141 की जरूरत पूरी करता है। ये दिखाता है कि डायरेक्टर सिर्फ नाम का नहीं था, वो एक्टिवली इन्वॉल्व था। तो इसका मतलब ये हुआ कि शिकायत करने वाले पर, जैसे इस केस में बैंक पर, यह बोझ नहीं है कि वो कंपनी के अंदर डायरेक्टर की हर छोटी बड़ी भूमिका लिख कर दे। सही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ की। उन्होंने कहा कि भाई कंपनी के अंदर किस डायरेक्टर का क्या रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन में कौन क्या देखता है, ये जानकारी तो कंपनी और डायरेक्टर के पास होती है ना। हाँ, बाहर वाले को कैसे पता चलेगा? बिल्कुल। तो ये साबित करना कि मैं उस वक्त जिम्मेदार नहीं था, ये डिफेंस है। ये बचाव पक्ष यानी डायरेक्टर ट्रायल के दौरान साबित करे। अच्छा। शिकायतकर्ता से सिर्फ ये उम्मीद की जाती है कि वो पहली नजर में ये बता दे कि भाई ये लोग जिम्मेदार लगते हैं, बस। तो फाइनल फैसला क्या हुआ? हाईकोर्ट का ऑर्डर टिका या पलट गया? पलट गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। मतलब श्रीमती रंजना शर्मा के खिलाफ केस फिर से चलेगा? हाँ, केस को बहाल करने का आदेश दिया। देखिए, कोर्ट ने यहाँ एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है। कैसा बैलेंस? कि भाई कोई डायरेक्टर सिर्फ इसलिए ना फंस जाए कि उसका नाम डायरेक्टर लिस्ट में है, लेकिन अगर शिकायत और शुरुआती सबूत साफ साफ उसकी जिम्मेदारी और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, तो वो सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड पर कि शिकायत में ये शब्द नहीं लिखा बच भी ना पाए। ये तो बहुत जरूरी क्लैरिफिकेशन है। तो इस फैसले से एक तरह से ये साफ हो गया कि कंपनी के चेक बाउंस केस में डायरेक्टर पर उंगली उठाने के लिए शिकायत में क्या लेवल ऑफ डिटेल चाहिए। हाँ, सिर्फ पदनाम काफी नहीं, पर कंपनी के अंदर की पूरी कुंडली लिखना भी जरूरी नहीं। और ये अदालतों को भी एक संदेश है कि सिर्फ शब्दों पर ना अटकें, मामले का सार देखें। बिल्कुल। शिकायत का सार, साथ दिए गए सबूत, पूरी तस्वीर, इन सब पर ध्यान देना चाहिए। धारा 141 का मकसद ही यही है कि जो असल में जिम्मेदार हैं वो जवाबदेही बने। ये एक सोचने वाली बात भी छोड़ जाता है कि आज का जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वो इतना कॉम्प्लेक्स है। हाँ। तो क्या किसी बाहरी आदमी से, जैसे बैंक या कोई और लेनदार, ये उम्मीद करना प्रैक्टिकल है कि वो केस शुरू होने से पहले ही डायरेक्टर की कंपनी के अंदर की पूरी भूमिका का कच्चा चिट्ठा दे दे? ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये फैसला कॉर्पोरेट जवाबदेही बढ़ाने और साथ ही उन डायरेक्टर्स को बचाने जो शायद सच में शामिल ना हो, उनके बीच सही संतुलन बनाता है? हाँ, इस पर विचार करना जरूरी है। खैर, आज की चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये काफी अहम फैसला था। धन्यवाद।